स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अपने आप को कोविड में जितना आप लोग सेफ करके रखेंगे उतना बेहतर है। तो आज का टॉपिक जो है, जैसे मैंने कल न्यूमेरिकल करवाया था मैक्सवेल इक्वेशंस पे, अलग अलग आपके मैक्सवेल मेश एनालिसिस पे क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, तो आज मैं क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, आज थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आज जो मैं टॉपिक मैंने शुरू किया था, बेसिकली वो डीसी सर्किट एनालिसिस में आता है, राइट। तो उसके कुछ 3-4 टॉपिक बच गए हैं, तो उस टॉपिक को मैं आज कंप्लीट करना चाहता हूँ। उस थ्योरी को कंप्लीट करके कल से मैं 4 से 5 दिन का एक न्यूमेरिकल महा मैराथन सेशन रखूंगा। मतलब रेगुलर नहीं है, आपको हर रोज 1 घंटे का वीडियो मिलेगा, जहाँ पे आपको अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स, डिफरेंट एग्जाम्स के न्यूमेरिकल ये करने को मिलेंगे, ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग केवीएल केसीएल से रिलेटेड, मेश एनालिसिस से रिलेटेड ये सारी न्यूमेरिकल मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, गेट के लेवल का भी रहेगा, ईएससी के लेवल का भी रहेगा, हर चीज़ के लेवल का रहेगा। और यूनिवर्सिटी के लेवल का लगभग मैं करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुछ और क्वेश्चंस हैं वो भी मैं कराऊंगा यूनिवर्सिटीज़ के लेवल का। तो सबसे पहले आपका मैथ एनालिसिस बेहतर होना चाहिए। अगर मैथ एनालिसिस आपका बेहतर है, तब आपका जो मैं अगला जो टॉपिक मेरा नेटवर्क थ्योरम्स रहेगा वो अच्छा होगा। वो अच्छा होगा तो आगे जैसे एसी सर्किट एनालिसिस हुआ, उसके अलावा जो मैग्नेटिज्म हुआ, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, बीएच कर्व हुआ, हिस्टेरिसिस एनालिसिस हुआ, जो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको शायद नहीं पढ़ाए जाते, पढ़ाए भी जाते तो आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है। वो सारी चीज़ें अच्छे से एक एक चीज़ में बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ, सबसे पहले मैं टॉपिक ले रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और 95% स्टूडेंट इस टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं। 5% वो जो अच्छे पढ़ाई करते हैं उनको मालूम रहता है, लेकिन मतलब कि जैसे पढ़ाई की बात भी अगर हम नहीं करें, हम कहें कि भाई जिन लोगों को अच्छी जगह कोचिंग मिलती है, अच्छी जगह उन लोगों को टीचर मिल जाते हैं, तो ये अच्छे से क्लियर कर देते हैं। बाकी सब स्टूडेंट जो है कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, तो चलिए आज जो टॉपिक मैं लेने जा रहा हूँ, सबसे पहले उसका नाम है पावर एब्जॉर्ब एंड पावर डिलीवर्ड। आप कहोगे सर ये तो आता है, नहीं आता है भाई, बताऊंगा तो आप कहेंगे हाँ सर नहीं आता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, पावर एब्जॉर्ब एंड पावर डिलीवर्ड। ठीक है, पावर एब्जॉर्ब एंड पावर डिलीवर्ड हेडिंग डाल लीजिए। वैसे मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि टॉपिक लूँ, लेकिन शायद मैं सोच रहा था कि भाई मेश एनालिसिस पढ़ा लूँ, फिर थोड़ा सा आसान रहेगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से करंट फ्लो करता है बैटरी से, किस तरीके से हम करंट कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से ब्रांच में करंट फ्लो करता है, किस तरीके से हम लोग करंट कंसिडर करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें बताना आसान होगा। तो बेसिकली ये जो पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर्ड की बात है, ये हम बेसिकली बात करते हैं एनर्जी सोर्स, यानी हम बैटरी की बात करते हैं कि वहाँ से कितना पावर डिलीवर्ड हुआ, वो कितना पावर एब्जॉर्ब करता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, अब देखिए जरा, हम कुछ सर्किट ड्रॉ करते हैं। सर्किट क्या है, एक बैटरी सोर्स ही ड्रॉ करते हैं, प्लस माइनस। याद रखिएगा वो सारी बेसिक चीज़ें यूज होगी जो मैंने आपको बताया हुआ है, सारी चीज़ें बेसिक याद रखिएगा, जो भी मैंने आपको लिखवाया था, जो भी मैंने आपको बताया था, राइट। ये 4 सर्किट आप ड्रॉ कर लीजिए। सर्किट क्या, बैटरी सोर्स है, इस तरीके से यहाँ पे लिखिएगा I इज इक्वल टू 2 एम्पियर और ये 2 वोल्ट। यहाँ पे लिखिएगा I इक्वल 2 एम्पियर 2 वोल्ट। I इज इक्वल टू -2 एम्पियर -2 वोल्ट, -2 वोल्ट। I इज इक्वल टू -2 एम्पियर। ये पूरा लिख लीजिए कि आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, लिख लिए। अब देखिए सबसे पहले डेफिनेशन हम बताते हैं, पावर एब्जॉर्ब क्या होता है, पावर डिलीवर्ड क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए भाई, ये पावर एब्जॉर्ब ठीक है। वैसे तो आप जानते हैं कि रजिस्टर में जब भी प्लस से माइनस करंट जाता है, ठीक है, कोई भी रजिस्टर रहता है, हम अभी यहाँ पैसिव एलिमेंट की बात नहीं कर रहे, लेकिन आप जानते हैं तो प्लस से माइनस जब भी हम करंट भेजते हैं, तो ये करंट, ये रजिस्टर जो है, ये आर रजिस्टर जो है, ये क्या करता है, पावर को एब्जॉर्ब करता है, या चाहे उसके बाद उसे डिसिपेट कर दे, चाहे डिसिपेट ही करता है रजिस्टर। अगर हम कैपेसिटर या कंडेंसर की बात करते हैं,
तो मतलब इंडक्टर की बात करते हैं तो ये पावर एब्जॉर्ब करता है, लेकिन कैपेसिटर अपने पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में जो है अपना पावर एब्जॉर्ब करता है और उस स्टोर रखता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इंडक्टर की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में वो स्टोर रखता है अपना जो है आपका जो भी पावर। इतना क्लियर है? तो ऑब्वियस सी बात है कि हम पैसिव एलिमेंट के बारे में तो डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें डिस्कस करना है बैटरी के बारे में। वो कितना पावर एब्जॉर्ब करेगा, कितना डिलीवर करेगा, कैसे मालूम करेगा। तो लिखिए, पावर एब्जॉर्ब हेडिंग डालिएगा और यहाँ पे लिखिएगा अ बैटरी इज, या ये लिखिएगा बैटरी कैन बी said that it is, ये डेफिनेशन एकदम बाय हार्ट रख लीजिएगा, एब्जॉर्बिंग पावर when current enters into positive terminal of बैटरी, राइट। ये पावर एब्जॉर्ब हो गया, इसका डेफिनेशन है। पावर डिलीवर का डेफिनेशन लिख लीजिए, लिख लीजिए, फिर बताता हूँ क्या है। लिखिएगा, a battery can be said that it is delivering power if current leaves from the positive terminal of बैटरी, राइट। सो किसी भी बैटरी को हम कहेंगे कि वो पावर डिलीवर करता है इफ करंट लीव्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये दोनों डेफिनेशन लिख लिए, बेस्ट है। अब इसको मैं रफ करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि क्या मैंने कहा। ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब इसको लीजिए, जैसे मैंने कहा कि भाई दो चीज़ हमने बताई, एक पावर एब्जॉर्ब, एक पावर डिलीवर्ड। पावर एब्जॉर्ब क्या बताया कि कोई बैटरी पावर एब्जॉर्ब करता है तो हम कब कह सकते हैं वो पावर एब्जॉर्ब करता है, जब उसके अक्रॉस करंट, जब करंट पॉजिटिव टर्मिनल पे इंटर कर रही हो। और कब कहेंगे पावर डिलीवर कर रहा है, जब पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रही हो करंट। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये करंट कहाँ इंटर कर रही है, नेगेटिव टर्मिनल पे, और लीव कहाँ करेगी, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, पावर डिलीवर्ड। डेफिनेशन में लिखवाया कि एज द करंट लीव फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पावर इज सेड टू बी डिलीवर, 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 याद रखिएगा। तो यहां पे हम कहेंगे पावर डिलीवर, और ये कितना हो जाएगा, V इंटू आई, ये तो हम जानते हैं, V कितना है 2 इंटू 2, यानी 4 वाट पावर की डिलीवरी इस फर्स्ट सर्किट में, राइट। सेकंड सर्किट लीजिए ना, लेते क्यों नहीं, लीजिए। सेकंड सर्किट है, करंट क्या है, फ्लो कहां से कर रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर कर रहा है। इट इज इंटरिंग इन द पॉजिटिव टर्मिनल, इट इज इंटरिंग 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 इन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो सिंपल सी बात है, यहां पे क्या होगा, पावर एब्जॉर्ब, ठीक है।
पावर एब्जॉर्ब, और ये कितना होगा, ऑब्वियसली बात है V इंटू आई ही होगा, 4 वाट। कोई दिक्कत, इसमें भी 4 वाट, इसमें 4 वाट, जबकि पावर डिलीवर्ड है, पावर एब्जॉर्ब है। अब तीसरा सर्किट देखिए, यहाँ पे देखिए क्या प्रॉब्लम है। आप कहेंगे सर यहाँ पे आई -2 एम्पियर है, कोई दिक्कत नहीं, ये -2 वोल्ट है। याद रखिएगा जब भी इस तरीके का साइन रख के और -2 वोल्ट लिखे और इस तरीके का एरो रख के -2 एम्पियर लिखे, तो समझ जाइए उल्टा है जी, सब कुछ उल्टा है जी, उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है। मतलब कि इस तरीके के केस को आप ऐसे मानेंगे, अब अगर -2 वोल्ट है और ऊपर प्लस नीचे माइनस है, तो इसको आप लिखिएगा माइनस प्लस, ठीक है। और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है अप साइड और I इक्वल टू -2 एम्पियर लिखा है, तो आप ऐसे कंसिडर कीजिए और I इक्वल टू 2 एम्पियर कंसिडर कीजिए, राइट, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 वोल्ट। अब आपको क्या दिखता है, क्या दिखता है आपको, यही दिखता है ना कि करंट डिलीवर, मतलब कि करंट लीव्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, करंट लीव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो यहाँ पे क्या होगा, पावर डिलीवर, क्या होगा, पावर डिलीवर, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 यानी 4 वाट। इसको कंसिडर कीजिए, ठीक है, इसको हम लेके इधर आते हैं तो अच्छे से समझ में -2 वोल्ट। जैसे ही -2 वोल्ट हो, जो भी पोलैरिटी आपको दी हो क्वेश्चन में, जस्ट उसका उलट कर दीजिए, उलट उलट उलट, ठीक है, जस्ट इसका उलट कर दीजिए, तो ये आएगा आपका प्लस माइनस, और करंट की वैल्यू कितनी दी है, -2 एम्पियर, तो इसका उलट I इक्वल टू 2 एम्पियर, और ये 2 वोल्ट। क्या दिखता है आपको, करंट इंटर्स इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल, करंट इंटर 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 यानी पावर एब्जॉर्ब्ड। जो मैंने टेक्निक बताया है ना, आपको जीवन भर याद रहेगा, पावर एब्जॉर्ब्ड, और ये कितना रहेगा, 2 इंटू 2 4 वाट, ठीक है। ये 4 कंडीशन याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। चल, यानी ये जो है पावर डिलीवर करता है, ये पावर एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ये इंटर्स इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इंटर इंटर इंटर, इट लीव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, इट लीव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, इट इंटर्स इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल, इट इंटर्स इनटू द पॉजिटिव टर्मिनल। ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर ऐसे दिया रहता है, और अगर वैसे तो ये सारा चीज गेट में नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेता है, इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेता है कई जगह, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो अगर ऐसा पूछता है तो आपको जस्ट अगर माइनस दिया तो प्लीज उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। यहाँ पे तो हो सकता है कि आपको दिख रहा हो सर यहाँ तो तुम पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं पावर डिलीवर्ड है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे नहीं दिखता है, तो क्यों आपको रिस्क लेना है, रिस्क मत लीजिए, प्लीज मत लीजिए, आराम से करिए, ठीक है, और इसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिए। अब एक और कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूँ, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा कि मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था यहां पे पावर डिलीवर कर रहा है बैटरी, ये पावर डिलीवर कर रहा है बैटरी, ठीक है, पावर डिलीवर कितना बताया मैंने, 4 वाट, राइट। याद रखिएगा कोई भी सोर्स पावर डिलीवर करता है उसको 4 वाट लिखते हैं। अगर हम कहें कि ये बैटरी पावर एब्जॉर्ब कितना करेगा, आप कहोगे सर पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, ये तो डिलीवर कर रहा है, हाँ ठीक है, कोई भी याद रखिएगा कोई भी बैटरी अगर पावर एब्जॉर्ब करता है, पावर डिलीवर करता है और वो पॉजिटिव है, तो पावर एब्जॉर्ब का जो वैल्यू आएगा वो उल्टा, जस्ट उल्टा आएगा, -4 वाट। अगर पावर एब्जॉर्ब -4 वाट है तो सिंपल सी बात है वो एब्जॉर्ब तो कर नहीं रहा है, जस्ट उल्टा। जैसे हमने कहते हैं करंट मेरा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो कर रहा है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल यानी ये लीव्स करेगा पॉजिटिव टर्मिनल पे, ये लीव करेगा कहाँ पे, पॉजिटिव टर्मिनल पे लीव करेगा, I इक्वल टू -2 एम्पियर। तो अभी मैंने बताया मानना क्या है, पॉजिटिव ऑलवेज मानना है, पॉजिटिव मानना है। I इक्वल -2 एम्पियर मतलब कि एरो का डायरेक्शन ये नहीं होगा, एरो का डायरेक्शन तो ये होगा। सिमिलरली अगर पावर डिलीवर 4 वाट है तो हम लिख सकते हैं पावर एब्जॉर्ब कितना है, -4 वाट। सिमिलरली हर जगह ऐसा ही अप्लाई होगा, -4 वाट अगर पावर एब्जॉर्ब है मतलब कि पावर एब्जॉर्ब नहीं पावर डिलीवर हो रहा है, और वो कितना हो रहा है, पॉजिटिव साइन के साथ 4 वाट का।
और अगर हम उसको लिखना चाहें, कभी कभी कि पूछता है कि पावर डिलीवर अगर 4 वाट है तो पावर एब्जॉर्ब कितना होगा, वैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, वैसे क्वेश्चन है बेमतलब का, क्योंकि भाई पावर डिलीवर हो रहा है, एब्जॉर्ब तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि अगर पावर एब्जॉर्ब पूछा है और पावर डिलीवर पॉजिटिव है तो पावर एब्जॉर्ब जस्ट नेगेटिव साइन ऑफ पावर डिलीवर, नेगेटिव साइन ऑफ पावर डिलीवर, ठीक है, इतना मान के चलिए। सिमिलरली ऐसा ही इसमें होगा, इसमें भी हमने कहा कि यहां पे जो पावर एब्जॉर्ब है वो पॉजिटिव है, कितना है 4 वाट है, तो इसका अगर हमें लिखना हो पावर डिलीवर वो कितना होगा -4 वाट। सिमिलरली इसमें भी होगा, इस पे हमने पावर डिलीवर लिखा था, ये पावर डिलीवर था, ध्यान से देखिएगा ये कितना था 4 वाट, तो यहाँ पे एब्जॉर्ब पावर कितना आ जाएगा -4 वाट। सिमिलरली इसमें एब्जॉर्ब पावर 4 वाट था तो आपका डिलीवर पावर क्या हो जाएगा -4 वाट। ये टोटल कॉन्सेप्ट था आपका पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर का। कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना है करंट किस टर्मिनल से लीव कर रहा है, फ्रॉम विच टर्मिनल करंट इज लिविंग, इट इज पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है पावर डिलीवर, नेगेटिव है पावर एब्जॉर्ब। बस अगर नेगेटिव पॉजिटिव में अगर साइन का डिफरेंस करके इस तरीके का सर्किट दिया हो, कुछ मत करिए, माइनस है तो उल्ट, अगर करंट का वैल्यू दिया है माइनस में डायरेक्शन उल्टा कर दीजिए, वोल्टेज या सोर्स का दिया है डायरेक्शन में अगर डायरेक्ट प्लस माइनस दिया है और -2 वोल्ट मेंशन किया है तो बस बैटरी का वोल्टेज उल्टा कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, आराम से आपको सिंपली रिलैक्स होके इस सारी चीज़ों का उपयोग करना है, बहुत ज़रूरी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर का, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं जरा। चलिए अब एक हेडिंग डाल लीजिए, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन और डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए। वैसे सब एसी सर्किट तो पढ़ाया जाता है, मैं अभी पढ़ा दे रहा हूँ, बताता हूँ क्यों। स्टार टू डेल्टा पहले देखिए, आप लोग बेसिक वगैरह तो पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो मैं बताता हूँ। जो हमारा 3 फेज लाइन होता है ना, जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन से आता है, इतना तो बेसिक आइडिया होगा ही कि भाई जहाँ पे बिजली बनती है वहाँ से बिजली जो बनती है वो सिंगल फेज में नहीं आती है। आप देखे होंगे कि पोल पे जो है बड़े बड़े पोल पे वहाँ पे 3-3 वायर लटके होते हैं, ठीक है, 3-3 वायर, बड़े बड़े वायर लटके होते हैं, बड़े बड़े आपका कह सकते हैं कि इंसुलेटर से लटके होते हैं 3-3 वायर। तो वो 3 वायर नहीं, थ्री फेज इसको कहते हैं, ठीक है। अगर आप बेसिकली कोई आइडिया नहीं है, अगर आपको कोई बेस नहीं है, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप मान लो कि जो मैं कह रहा हूँ 3 फेज वायर आता है, 3 फेज वायर से हम हमेशा सप्लाई लेते हैं, क्योंकि 3 फेज वायर सप्लाई होता है, ये वैसे तो आपको बाद में बताना चाहिए, लेकिन 3 फेज वायर इसलिए सप्लाई होता है कि हमारा मिनिमम पावर लॉस में आराम से कंज्यूमर तक जो है हम तक पहुंच जाए आराम से बिजली विथ लो कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। तो हमारा तो ये ध्येय रहता है, हमारा ये मोटिव रहता है कि विदाउट लॉस हमारे पहुंच जाए। तो जो 3 फेज रहता है उसका कनेक्शन अब किस तरीके से कनेक्शन किया जाए, हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो है 2 तरह के कनेक्शन अवेलेबल होते हैं। वैसे तो कनेक्शन बहुत सारे हैं, लेकिन जो बेसिकली मोस्ट एफिशिएंट कनेक्शन है, जहाँ पे हम बहुत सारे लॉसेस को एलिमिनेट कर सकते हैं, बहुत सारे जैसे कुछ हार्मोनिक्स होते हैं वो सब एलिमिनेट हम इन 2 कनेक्शन के थ्रू ही कर सकते हैं। तो हार्मोनिक्स न बोल के मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलना चाहूँगा उन लोगों के लिए भी जो फर्स्ट ईयर के हैं, कि हम लॉसेस को एलिमिनेट करने के लिए कुछ ऐसे कनेक्शंस का यूज़ करते हैं जो कि हमें हाई एफिशिएंट पावर देता है, हमारे मतलब कि हमें जो चाहिए जनरेटिंग स्टेशन से एज ए कंज्यूमर हमें हाई मतलब कि हाई एफिशिएंट पावर हमको मिलता है, और वो हाई एफिशिएंट पावर हमें कांस्टेंट वोल्टेज में मिले और विथ गुड पावर फैक्टर के साथ मिले। पावर फैक्टर का मतलब ये है कि वोल्टेज का बार बार अप डाउन ना होना, हमें एकदम कांस्टेंट वोल्टेज मिले, जैसे 220 वोल्टेज 230 वोल्टेज हमारे घर में आता है तो कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 220 वोल्टेज तो आ रहा है लेकिन हाई अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ कर रहा है कि हमारा जो है पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जा रहा है, तो ये भी हम नहीं चाहते। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम 3 फेज में 2 कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, एक है स्टार कनेक्शन, एक है डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। स्टार कनेक्शन ऐसा दिखता है आपका, अभी आपको कुछ नहीं जानना है, सिर्फ खाली स्टार से डेल्टा, डेल्टा से स्टार में ट्रांसफॉर्मेशन देखना है आपको।
ये रहा आपका स्टार और ये रहा आपका डेल्टा। ठीक, बस इसको आप माइंड में स्टिक कर लीजिए, माइंड में स्टिक कर लीजिए कि यही दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। बाकी क्या होता है डिटेल में हम जब पावर सिस्टम एनालिसिस पढ़ेंगे ना, मैं डिटेल एनालिसिस करूंगा, इतना अंडर डीप में चला जाऊंगा आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि इसमें तीन तरह के इंपेडेंस होते हैं। सबसे पहले जिसको कनेक्शन जान लीजिएगा आर वाई बी। ठीक है, तीन टर्मिनल होते हैं, यहाँ पे भी होता है आर वाई बी। ठीक है, यहाँ पे Z1, Z2, Z3। सिमिलरली यहाँ पे ZA, ZB, ZC। हम डिफरेंट वेरिएबल ले लेते हैं क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन करते समय हमें दिक्कत ना हो। अभी क्वेश्चन आता है नेटवर्क में कि लेट अस सपोज इस तरह का कोई भी सर्किट दिया है, लेट अस सपोज इस तरीके का कोई सर्किट दिया है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, ये नेटवर्क जो है, ये देखिए इसी पॉइंट से ये निकला, इसी पॉइंट से ये वाला इंपीडेंस निकला, इसी पॉइंट से ये इंपीडेंस निकला, सिमिलर इस तरीके का है, तो ये वाई कनेक्शन है। और कभी ऐसा पूछ देता है और ये भी जब कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो जाता है तो ये डेल्टा कनेक्शन में आता है। किसमें आता है? डेल्टा कनेक्शन में। तो हम अपने नेटवर्क में अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, नेटवर्क को आसान बनाने के लिए, कि हम आसानी से कैलकुलेट कर सके वोल्टेज या करंट या कोई भी वैल्यू जो हमको पूछा हो, उसके लिए हम डेल्टा टू वाई ये आपका स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन एंड डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन कैरी आउट करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, डेल्टा में दिया रहता है कोई चीज़ और अगर हम उसे स्टार में कन्वर्ट कर दें तो उसका कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। इसी प्रकार से अगर स्टार में कोई चीज़ दिया हुआ है और उसको अगर हम डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसका भी कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमको कैलकुलेशन ईजी करना है। तो सबसे पहला मेरा टॉपिक है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए थोड़ा बड़ा लिख लेते तो बेस्ट रहेगा। इसका वैल्यू लिखिएगा Z1, चलिए सिंपल Z1, Z2, Z सिंपल लिखते हैं ZA, ZB, Z, राइट। अब हमें स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करना है। अगर मान लीजिए हमारा नेटवर्क इस तरीके से दिया जाता है, हम इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करें? ठीक है, इसमें ध्यान से देखिएगा, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, हम कैलकुलेट करेंगे ये कब आ सकता है, जब, याद रखिएगा, ध्यान से देखिए, अगर इसको हम इस तरीके से बनाएं डॉटेड डॉटेड करके, यहाँ का अगर हम इंपेडेंस बना लिए, सिमिलरली और सिमिलरली, और इसको हम लिख दिए कि भाई ये ZC है और ये आपका ZA बना दिए, ये आपका ZB बना दिए। तो क्या ये वाला सिमिलर इसको दिख रहा है? डेल्टा, ये स्टार है, ये डेल्टा दिख रहा है इस तरीके से, बिल्कुल दिख रहा है। तो मतलब हमको इसी तरीके से कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी हमको स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करने रहता है, स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करना रहता है, तो एक फॉर्मूला याद करते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला हम याद करते हैं, वो फॉर्मूला मैं बताता हूँ। जब भी स्टार से कनेक्शन हमको डेल्टा में कन्वर्ट करना रहता है तो एक फॉर्मूला है। सबसे पहले ध्यान से देखिए, हम इस ZA का लेते हैं, ZA। ठीक है, इस ZA का फॉर्मूला क्या होगा? ZA किससे जुड़ा है?
Z1 और Z3 से। किससे जुड़ा है? Z1 और Z3 से। ध्यान रखिएगा, ZA जुड़ा है Z1 और Z3 से, तो इसको हम लिखेंगे Z1 प्लस Z3 प्लस Z1 इंटू Z3, Z1 इंटू Z3 अपॉन किससे नहीं जुड़ा है? Z2। ठीक है, तो ये ZA का फॉर्मूला है। ZA का फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ZA कैसे आया? ZA किससे किससे जुड़ा है? Z1 Z3 से जुड़ा है। Z1 प्लस Z3 प्लस Z1 इंटू Z3 अपॉन Z2, ये ZA का वैल्यू है। सिमिलरली अगर यहां से ZB लिखना चाहें तो ZB किससे किससे जुड़ा है? ZB जुड़ा है Z2 और Z3 से, तो इसका क्या होगा बताइए? Z2 प्लस Z3 प्लस Z2 इंटू Z3 अपॉन Z1, क्योंकि Z1 से ये ZB नहीं जुड़ा है। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण ZC कैसे मालूम करेंगे? ZC देखिए इसका क्या आएगा? किससे किससे जुड़ा है? Z1 और Z2 से। Z1 प्लस Z2 प्लस Z1 इंटू Z2 अपॉन किससे नहीं जुड़ा है? Z3 से। तो ये तीन फॉर्मूला ZA ZB ZC का, जहां पे आपका स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन हो गया। ये ZA की वैल्यू आ गई, ZB की वैल्यू आ गई, ZC की वैल्यू आ गई, यहां पे रख दीजिए। तो ये नेटवर्क पूरा का पूरा ये पूरा गायब हो जाएगा, ये पूरा गायब हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा डेल्टा। ठीक है, फाइनली ये डेल्टा बन जाएगा। अब आप इसको जैसे भी रखिए, ZA ZB ZC की वैल्यू रखिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये आपको तब पता चलेगा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो ये तो हुआ स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। अब पढ़ते हैं डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको मिटा दीजिए और लिखिए यहाँ पे डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलरली सेम डायग्राम बना लीजिएगा। बस आपको करना क्या है, यहाँ से ये वाला पहले बनाना है। क्योंकि डेल्टा से हमें किस में कन्वर्ट करना है? स्टार। तो इसको हमने माना है पहले से ही, ये ZA है, ये ZB है, ये ZC है, ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको इससे इसमें कन्वर्जन करना है। ये कैसे आ सकता है? ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ का इम्पिडेंस कैलकुलेट कर लें, यहाँ पे बीच में कोई पॉइंट है, यहाँ का इम्पिडेंस कैलकुलेट कर लें, सिमिलरली यहाँ का इम्पिडेंस कैलकुलेट कर लें, तो क्या ये इसको रिमूव करके स्टार नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, स्टार जैसा रिसेंबल होगा। तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि ये लेटर सपोज कि ये क्या है? Z3 है, ये क्या है? Z2 है, ये क्या है? Z1 है। ठीक है, अब ध्यान देखिएगा Z1 Z2 Z3 की वैल्यू निकाले कैसे? जब भी डेल्टा दिया हो और उससे हमको स्टार निकालना हो, कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, बस बेसिकली आपको यहाँ पे Z1 कैसे लिखेंगे? Z1 लिखेंगे। अब देखिए Z1 किससे किससे जुड़ा है? ZA और ZC से, और किसी से जुड़ा है क्या? ZB से जुड़ा नहीं है, ZA और ZC से जुड़ा है, तो उसको हम लिखेंगे ZA इंटू ZC अपॉन ZA प्लस ZC प्लस ZB। ठीक है, टोटल इंपेडेंस जिससे जुड़ा है ना जुड़ा हो। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसको Z1 ऐसे निकालते हैं। सिमिलरली अगर हम कहें कि भाई जो मेरा Z2 होता है वो क्या होगा? Z2 किससे किससे जुड़ा है? ZB और ZC से, तो यहां से क्या हो जाएगा? ZB इंटू ZC अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC। राइट, ऐसा है। तो ये Z2 की वैल्यू आ गई। अब हमें Z3 की वैल्यू निकालनी है। Z3 की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है Z3 की। ये कितनी आएगी? ये आएगी ZA इंटू ZB
जेड ए इंटू जेड बी अपॉन जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी, राइट। तो ये Z1 की वैल्यू आ गई, Z2 की वैल्यू आ गई, ये Z3 की वैल्यू आ गई, वैल्यू आ गई, बस इसको रिमूव कर दीजिए। जैसे ही आप रिमूव करेंगे आपको डेल्टा में से स्टार निकलता हुआ दिख जाएगा, ये स्टार ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे Z1 Z2 Z3 की वैल्यू रखिए और फिर अपना सर्किट फर्दर सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो ये तो था स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। सो स्टूडेंट अब जरा देखते हैं, हेडिंग डालिए नोडल एनालिसिस। वैसे तो केसीएल जब पढ़ाए थे तभी बताए थे आपको, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक एक टॉपिक मेंशन है तो उसको पढ़ा देते हैं। चलिए सर्किट बनाइए। ठीक है, ये सर्किट कंसिडर कीजिएगा। अब यहाँ पे हमको मालूम करना है फाइंड करंट इन ऑल रजिस्टर। जितने भी रजिस्टर दिए हैं 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम 6 ओम, सब में करंट मालूम करके बताइए। अब आप कहेंगे सर मैश एनालिसिस लगाएंगे, मालूम चल जाएगा, बिल्कुल मालूम चलेगा मैश एनालिसिस से। और सॉल्व करके आप मेरे को बताइएगा कि आप सॉल्व कर लिए हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा नीचे, ठीक है। तीसरा चीज़ अगर हम कह रहे हैं कि हम मैश एनालिसिस के अलावा भी एक और मेथड है वो जानते हैं, अगर वो हम यूज़ करें तो आसानी से हमारा निकल आएगा, हमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। आई डोंट हैव टू डू मच काइंड ऑफ कैलकुलेशन, राइट। सो उसके लिए हम नोडल एनालिसिस लगाते हैं। कैसे लगाते हैं जरा ध्यान से देखिए। हम इसमें क्या कंसिडर करते हैं, सबसे पहले हम नोड ढूंढते हैं। नोड मैंने बताया था वो होता है जो कि 2 या उससे ज़्यादा पैसिव एलिमेंट किसी पॉइंट्स पे होते हैं तो उसे नोड करते हैं। अब यहाँ पे ये तो नोड नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ये नोड नहीं है, ये नोड नहीं है क्योंकि एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, 2 पैसिव एलिमेंट है ही नहीं, एक ही पैसिव एलिमेंट है। ये नोड हो सकता है, ये नोड हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर इट पॉइंट ए जो कि नोड है और ये है पॉइंट बी जो कि नोड है, ठीक। अब हम नोडल एनालिसिस में क्या कंसिडर करते हैं, लेट कि इस नोड का जो वोल्टेज है, लेट नोड वोल्टेज एट पॉइंट ए इज VA। सिमिलरली लेट नोड वोल्टेज एट पॉइंट B is VB, right? Let node voltage at point A is equal to VA. Let node voltage at point B is equal to VB. अब कुछ नहीं करना, बस केसीएल लगाना। यहाँ पे करंट, अब यहाँ पे कुछ नहीं, इस नोड पे हमें कंसीडर करना है। एक नोड को कंसीडर कीजिए, कंसीडर नोड ए। नोडल एनालिसिस में हमें देखना है केसीएल की तरह कि भाई इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट कितने हैं। नंबर ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटगोइंग करंट, बस यही हमको करना है नोडल में, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, नोडल में करंट कितना इनकमिंग है हम कुछ भी मान सकते हैं। हम चाहें तो करंट को मान सकते हैं करंट यहाँ से जा रहा है, लेकिन हम हमेशा कहें कि जब भी बैटरी दिया हो तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल के अक्रॉस ही मानिए तो ज़्यादा बेनिफिट बढ़ाएंगे। आप कुछ भी मान सकते हैं कि कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। किसी को भी हम मानते हैं कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, ठीक है। ये हम मानते हैं, हम कुछ भी डायरेक्शन करंट का मान लें, हम ये मान लें यहाँ से करंट आया और यहाँ दोनों करंट गया। हम चाह सकते, हम चाहे तो ये भी मान सकते हैं दोनों तीनों से करंट आया। हम कुछ भी डायरेक्शन मान लें, डायरेक्शन में जो भी आपका आंसर आएगा डायरेक्शन में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आपका मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर हमने जो माना है वो डायरेक्शन करंट का गलत हुआ तो मेरा भी नेगेटिव आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ये याद रखिएगा, ठीक है।
तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि मेरा करंट इस डायरेक्शन में बह रहा है। जब इस डायरेक्शन में बह रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, करंट कैसे बहता है? हायर से लोअर पोटेंशियल। अगर हम करंट को ऐसे माने हैं तो मतलब ये हायर पोटेंशियल हुआ, ये लोअर पोटेंशियल हुआ, तो हम क्या लिख सकते हैं? एट नोड ए, नोड ए पे क्या लिख सकते हैं? हम नोड ए पे क्या लिख सकते हैं? 5 माइनस नोड ए का वोल्टेज क्या हमने कंसिडर किया हुआ है? VA। और याद रखिएगा, इसको मैंने रेफरेंस वोल्टेज माना है, ये जीरो। जो नीचे रेफरेंस वोल्टेज रहता है इसको हमने रेफरेंस वोल्टेज माना है। रेफरेंस वोल्टेज ये ऑलवेज जीरो रहेगा, हमेशा जीरो। हम इसको ग्राउंड कंसिडर करके चलेंगे। नीचे कोई भी सर्किट नहीं है तो हम इसको रेफरेंस वोल्टेज जीरो कंसिडर करके चलेंगे, ये याद रखिएगा। तो नोडल में हमने 5 माइनस VA अपॉन 2 V/R होता है कोई भी करंट फ्लो का, ठीक है। अब ये इनकमिंग करंट है, इनकमिंग करंट, ये जो करंट है दो पार्ट में जा रहा है। ये देखिए इनकमिंग करंट, एक यहाँ पे आउटगोइंग करंट हो गया इस नोड के लिए। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो हम क्या लिख सकते हैं? ये इक्वल टू डाल सकते हैं, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ टू आउटगोइंग करंट। ये कैसे लिख सकते हैं? नोड वोल्टेज A माइनस नोड वोल्टेज B बाई 4 लिख सकते हैं, तभी ये करंट होगा। नोड वोल्टेज A माइनस नोड वोल्टेज B अपॉन 4। सिमिलरली नोड वोल्टेज A माइनस, यहाँ का वोल्टेज हमने क्या कंसिडर किया हुआ है? जीरो। यहाँ का वोल्टेज क्या कंसिडर किया हुआ है? जीरो। तो यहाँ से लिख सकते हैं VA माइनस जीरो अपॉन 3, ठीक है। यहाँ से आपका वोल्टेज में इक्वेशंस बन गए। हम वहाँ पे क्या कर रहे थे मेश एनालिसिस में, कि हम करंट में इक्वेशन बना रहे थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? वोल्टेज में इक्वेशन बना रहे हैं। ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए और थोड़ा करंट कैलकुलेट, मतलब कि वोल्टेज आपका एक इक्वेशन बनाइए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 5 माइनस VA अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या होगा? 12, 3 इंटू VA माइनस VB, राइट, प्लस 4 इंटू VA। कोई दिक्कत नहीं, अब कुछ नहीं कीजिए, ये काट दीजिए, 2 6 12, 6 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा आपका 6 इंटू 5 माइनस VA इज इक्वल टू, इसको खोल दीजिए, 3VA माइनस 3VB और प्लस 4VA। तो यहाँ से आ जाएगा 30 माइनस 6VA इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7VA माइनस 3VB। अब इसको थोड़ा सा कंसिडर करके यहाँ पे इक्वेशन लिखिए। ये क्या आ रहा है? 6VA इधर जाएगा तो 7VA प्लस 6VA 13VA आ जाएगा। 7VA प्लस 6VA इज इक्वल टू 13VA आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 13VA माइनस 3VB इज इक्वल टू 30 माइनस 3VB इज इक्वल टू 30। ये VA VB का फर्स्ट इक्वेशन है। अभी आपको बताऊंगा क्या फायदा है मेश एनालिसिस ना करके इस पे करके, ठीक है। ये नोड ए को कंसिडर करके होगा। अब नोड बी को कंसिडर करते हैं और इसको रफ करते हैं। ये इक्वेशन यहाँ पे लिखा रहेगा, चलिए इसको रफ करते हैं। ठीक है, अब यही चीज लिखिए एट नोड बी। जब आप नोड बी पे लिखेंगे, सिमिलरली हम यहाँ पे हम मानते हैं कि ये इसके लिए इनकमिंग है, फिर ये आउटगोइंग आ जाएगा, ठीक है, हम मानते हैं। आप कुछ भी डायरेक्शन मान लीजिए, आप तीनों इनकमिंग मान लीजिए, तीनों आउटगोइंग मान लीजिए, जो मानना मानिए ना, कौन मना कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐसा माना, तो नोड बी पे लिखी इनकमिंग क्या हो जाएगा? VA माइनस VB। कहाँ से आ रहा है? इनकमिंग है तो मतलब ये हायर पोटेंशियल हुआ, ये लोअर पोटेंशियल हुआ। VA माइनस VB अपॉन 4 इज इक्वल टू इनकमिंग करंट इक्वल टोटल आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट क्या है? VB माइनस 0, इसके लिए रेफरेंस वोल्टेज 0 होगा। VB माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है? 6 ओम। सिमिलरली VB माइनस 0.5, VB माइनस 0 अपॉन 5। ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे भी VA VB के बीच रिलेशन आएगा, VA माइनस VB अपॉन 4। यहाँ पे क्या आपका एलसीएम आया? 30 आया एलसीएम। 30 अगर एलसीएम आता है तो 5VB प्लस 5 इंटू 6VB, राइट। इसको जरा सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, इसको जरा सॉल्व कीजिएगा। इसको आप अगर सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ से 30VA माइनस 30VB इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कीजिए, 5VB प्लस 6VB क्या हो जाएगा? 11VB। 11VB इंटू 4VB, 11VB इंटू 4 क्या हो जाएगा? 5VB प्लस 6VB 11VB। 11VB इंटू 4 क्या हो जाएगा? 44VB, 44VB, राइट।
अगर ऐसा है तो बस ये 30 वीबी को यहाँ पे रख दीजिए, तो 30 वीए इक्वल टू 74 वीबी, राइट। अब अगर ऐसा है तो वीए को क्या लिख सकते हैं, वीए को हम लिख सकते हैं 74 अपॉन 30 वीबी, 74 अपॉन 30 वीबी लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल, ठीक है। तो यहां से वीए का रिलेशन क्या आ गया, वीए का आ गया 74 अपॉन 30 वीबी, ठीक है, ये वीए का रिलेशन आ गया, वीए यहां भी दिया है। तो हम यहाँ से कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, हम नहीं चाहते हम मैनुअल कैलकुलेशन करें, हम मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करेंगे भाई, ठीक है। ये मेरा आया है, तो ये इक्वेशन 2 मानिए और सॉल्व कीजिए ना, इसको इक्वेशन 2 मान के यहाँ पे कर लीजिए, वी ए माइनस इतना भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिए 30 वी ए माइनस 74 इधर ले आइए, 74 वी बी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपका 2 हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन आपका 2 हो गया, इसको इक्वेशन 2 मानिए और सॉल्व कीजिए, इक्वेशन सॉल्व कीजिए और वी ए वी बी की वैल्यू बताइए, पॉज करके वी ए वी बी की वैल्यू बताइए कैलकुलेटर से, मैं भी करता हूं। तो 2 अननोन है शायद, 2 ही अननोन है ना, चलिए अब इसको हम करेंगे 13 माइनस 3 वी बी और 30, यहाँ से 30 वी ए माइनस 74 वी बी और 0, यहाँ से वी ए की वैल्यू क्या आ रही है मालूम है आपको, जो मेरी वी ए की वैल्यू आ रही है यहाँ से, वी ए की वैल्यू जो आ रही है 2.545, वी ए की वैल्यू जो आ रही है यहाँ पे 2.545 वोल्ट, और वीबी की वैल्यू जो आ रही है 1.032, वीबी की वैल्यू आ रही है 1.032 वोल्ट, ठीक है। ये वीए की वैल्यू 2.545, ये वीबी की वैल्यू 1.032। आपको जिसके क्रॉस करंट निकालना है वही मालूम कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर करके, ठीक है। अब करंट निकालना है, करंट अक्रॉस 2 ओम, करंट अक्रॉस 2 ओम कितना आ जाएगा, 5 माइनस बी ए अपॉन 2, 5 माइनस बी ए कितना है 2.545 है, 2.545 अपॉन 2 तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2.545 अपॉन 2, 1.2275 एम्पियर। आई क्रॉस 3 ओम अगर मालूम करना हो, ये कितना आ जाएगा, वी ए माइनस 0 अपॉन 3, यानी वी ए अपॉन 3 कितना आ जाएगा, वी ए कितना है 2.545 अपॉन 3 कितना आ जाएगा, 2.545 अपॉन 3, 0.8483 एम्पियर, ठीक है। उसी तरीके से आई अक्रॉस 4 ओम मालूम करना है, आई अक्रॉस 4 ओम ये कितना आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी अपॉन 4, वी ए माइनस वी बी अपॉन 4 आएगा, वी ए कितना है 2.545 माइनस वी बी कितना है 1.032 अपॉन 4, ये कितना आ गया 2.545 माइनस 1.032 अपॉन 4 आया 0.378 एम्पियर आएगा। सिमिलरली अगर आई क्रॉस 5 ओम मालूम करना हो, करंट अक्रॉस 5 ओम, ये कितना आएगा, वी बी माइनस 0, यहाँ पे डिफरेंस वोल्टेज 0 है, अपॉन 5, वी बी कितना है 1.032 अपॉन 5 कितना आएगा 1.032 अपॉन 5, 0.2064 एम्पियर। सिमिलरली अगर हमें करंट अक्रॉस 6 ओम मालूम करना है, करंट अक्रॉस 6 ओम क्या आ जाएगा, वी बी माइनस 0 अपॉन 6, यानी वी बी बाई 6, वी बी कितना है 1.032 अपॉन 6, ये कितना आएगा 1.032 अपॉन 6, ये आएगा आपका 0.172 एम्पियर, 0.172 एम्पियर। यानी आपका आई इतना आ गया, आपका क्या क्या आ गया, आई अक्रॉस 2 ओम, ठीक है। करंट अक्रॉस 2 ओम कितना बह रहा है, इतना, करंट अक्रॉस 3 ओम कितना बह रहा है, इतना, करंट अक्रॉस 4 ओम कितना बह रहा है, इतना, करंट अक्रॉस 5 ओम कितना बह रहा है, इतना, और करंट अक्रॉस 6 ओम कितना बह रहा है, इतना, ठीक है। तो यही निकालना था।
अब आप कहेंगे सर ये जो आपने बताया था मेश एनालिसिस, वो क्यों डिफरेंट है इससे? ध्यान से देखिए, इसमें कितने अननोन आए थे? वी ए वी बी, दो अननोन आए थे, दो अननोन आए थे, यानी नंबर ऑफ वेरिएबल्स दो थे, तो वो सॉल्व हो गया। यहाँ पे बेस एनालिसिस यूज करते हैं, I1 I2 I3, कितने अननोन आते हैं? तीन अननोन। तीन अननोन सॉल्व करना ज्यादा आसान है कि दो अननोन सॉल्व करना ज्यादा आसान है? मेरे को आप बता दो। आप इसको मेश एनालिसिस सॉल्व करके देखिएगा, यही आंसर आएगा, लेकिन लॉन्ग जाएगा, 2-3 पेज एक्स्ट्रा जाएगा। तो हम ऐसा मेथड क्यों नहीं यूज करें जिसमें 2-3 पेज मेरा कम हो? नोडल एनालिसिस सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है नोडल एनालिसिस, जहां पे मेरा बिना 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 लंबा कैलकुलेशन के आंसर आ रहा है। अब हम नेटवर्क थ्योरम जब पढ़ेंगे तो नोडल एनालिसिस भी हम अवॉइड करेंगे, थ्योरम्स यूज करेंगे, जिससे और आसानी से आंसर आएंगे। तो हम हमेशा ऐसा मेथड यूज करते जाते हैं कि हमारे कैलकुलेशन इजी होते जाए। सबसे पहले जो भी मेथड डिवाइस हुआ था वो केवीएल केसीएल के रिलेटेड मेश एनालिसिस था, लेकिन जैसे जैसे इन्वेंशन होते गया, जैसे जैसे खोज होते गया, जैसे जैसे रिसर्च होते गया, वैसे वैसे अलग अलग मेथड डिड्यूस करते गए। तो यहाँ से हम दो वेरिएबल से हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि आपने देखा होगा जो भी मेरे कल के मेश एनालिसिस के क्वेश्चन थे, सब में मैंने 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल इस तरह के क्वेश्चन लिए थे, जो कि बहुत टेंटेटिव कैलकुलेशन था, बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन था। ठीक है, तो ये था मेरा नोडल एनालिसिस कि भाई किस तरीके से हम नोडल एनालिसिस करते हैं। तो 3 चीज आज मैंने आपको बताई, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, नोडल एनालिसिस और पावर एब्जॉर्ब एंड पावर डिलीवर्ड। सुपर मेश रह गया है वो मैं कल कराऊंगा, क्योंकि अभी ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं खींचना नहीं चाहता। ठीक है, तो चलिए ठीक है, कल मिलते हैं। और अभी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं या मेरे नए भी हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए कोई डाउट हो तो, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ मिले वहाँ शेयर कर दीजिए। शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव तक, जिससे उनको नेटवर्क बड़े आसानी से, आप समझिए बेसिक का भी गड्ढा खोद कर मैं बता रहा हूँ, बहुत आसानी से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा नेटवर्क आपको समझने में। वेरी वेरी इजी मेथड मैं आपको यूज करके बताता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से। तो अच्छा, ये सारी चीज़ एक जगह नहीं मिलेंगी, मैं आपको पूरा देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप कैलकुलेट करते रहिएगा, और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप क्वेश्चन करते रहिए। कल सुपर मेश एनालिसिस करा के मैं खूब क्वेश्चन कराने वाला हूँ। कल से मैं क्वेश्चन का डोर खोल दूंगा, क्वेश्चन का द्वार खोल दूंगा। 4 से 5 दिन में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, चाहे गेट में आया हो, चाहे IAS जहां भी आया हो, एक एक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के कराऊंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, यहीं समाप्त करता हूँ। होप कि आप कोविड में सुरक्षित रहें, सेफ रहें अपने फैमिली के साथ, और प्लीज़ वैक्सीनेशन अगर नहीं लिया है तो कोई फैमिली मेंबर 45 प्लस से ऊपर तो जाके ले ले। और 1 मई से जितने भी 18 प्लस के लोग हैं वो सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं सब 18 प्लस के ही लोग हैं, तो जाके वैक्सीनेशन में रजिस्ट्रेशन कराएं कोविन ऐप पे, और जाके 28 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, जाके कोविन ऐप पे रजिस्ट्रेशन कराएं, और प्लीज़ जाके वैक्सीन जरूर लें। कोरोना का समाप्त करना है, अपनी नॉर्मल लाइफ पे वापस आना है, तो वैक्सीनेशन अवश्य है, अति आवश्यक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो में यहीं एंड करता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।